हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट पीडी आपके अपने रैंकर्स नोट्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप वीडियो की थंबनेल देख पा रहे हो, आज का जो अपना जो लेक्चर होने वाला है वो वर्तमान के अंदर जो भारत के अंदर कौन क्या है, यानी कि जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और जो डेली करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड आज का अपना लेक्चर होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो अपनी क्लास है एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी और जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो स्टेट पीछे से एग्जाम होती है उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास के साथ आपको बने रहना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना लेक्चर हम शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है जर्मनी एंड ऑप्शन डी है इटली। प्यारे विद्यार्थियों, जो साथी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको मैं बतला दूं, आपके सामने एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज आपको वो कमेंट कर देना है। प्यारे विद्यार्थियों, जो 48वां G7 शिखर सम्मेलन है वो जर्मनी के अंदर, जो जर्मनी का एक शहर है म्यूनिक है, वहां पे आयोजित किया गया था। इसके बारे में बाकी डिटेल देखते हैं। जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज, उनकी अध्यक्षता के अंदर जर्मनी के म्यूनिक शहर के अंदर आयोजित किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, G7 जो एक संगठन है, ग्रुप्स ऑफ 7 इसकी फुल फॉर्म है, 7 जो दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली जो कंट्रीज है उनका एक संगठन बना हुआ है। इसका जो गठन हुआ था वो 1975 के अंदर हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, इस संगठन की अगर मैं आपको प्रकृति बतलाऊं तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसको आप गैर सरकारी संगठन भी कॉल कर सकते हो। अगर इसके सदस्य राष्ट्रों की बात बताऊं, जो 7 कंट्रीज, जो G7 इसके नाम से पता चल रहा है कि 7 मेंबर है, तो उनमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान और लास्ट है आपका इटली। यानी जो G7 संगठन है वो 7 देशों का एक संगठन है, जिसके अंदर कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली, इन सब सदस्य जो कंट्रीज हैं ये सब इस G7 के मेंबर्स हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा आपको मैं ये भी बतला दूं, पहले इस संगठन का नाम हुआ करता था G8, लेकिन G7 हो गया, वो अभी मैं आपको बतलाता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 1997 1997 के अंदर इस संगठन के अंदर रूस भी शामिल हो गया था और जो G7 संगठन है ये इसने रूप ले लिया था आपका G8 का। लेकिन रूस ने वर्ष 2014 के अंदर एक यूक्रेन का हिस्सा है क्रीमिया, इसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। तो इन जो साथी जो राष्ट्र हैं इन्होंने रशिया को G7 ग्रुप से बाहर निकाल दिया था और वापस आपका यह संगठन क्या बन गया था? G7 बन गया था। प्यारे विद्यार्थियों, जो वर्ष 2022 के अंदर जो 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसके अंदर 7 जो मेंबर राष्ट्र हैं उनके अलावा 5 अन्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, उन 5 राष्ट्राध्यक्षों को मेहमान देश के रूप में शामिल किया गया था। तो आपकी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2022 के अंदर 5 कंट्रीज थी, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना। ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो वर्ष 2022 के अंदर 48वें G7 शिखर सम्मेलन के अंदर मेहमान देश के रूप में पार्टिसिपेट किया था। और अगर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि भारत की तरफ से इस G7 सम्मेलन के अंदर किसने पार्टिसिपेट किया था, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व 48वें G7 शिखर सम्मेलन के अंदर किया था। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चंस आपकी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, इन सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आप अपने साथ ही बना लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे 48वां 2022 में हो गया, 2023 में कौन सा होगा या कहां पे होगा, 2024 में कौन सा होगा या कहां पे होगा। तो साथ ही आपको मैं यह भी बतला दूं, जो 49वां जो G7 शिखर सम्मेलन है प्यारे विद्यार्थियों, इसका आयोजन जापान के अंदर किया जाएगा और जो 50वां G7 शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन आपके इटली के अंदर 2024 के अंदर किया जाना है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन जापान में 2023 में और 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली के अंदर आयोजित किया जाएगा
चॉइस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि जो नीति आयोग है इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है, और ये हैं आपके ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन ए है सुमन के बेरी, ऑप्शन बी है विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन सी है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर, और ऑप्शन डी है परमेश्वरन अय्यर। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, जहां से आपको डेली करंट अफेयर्स, स्टैटिक जेके, नवीन भर्तियों के बारे में जानकारी और हैंड रिटन नोट्स आपको प्रॉपर्ली मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए की, सुमन के बेरी की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, नीति आयोग के जो नियुक्त उपाध्यक्ष हैं, सुमन के बेरी को बनाया गया है नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन। विनय मोहन क्वात्रा की बात करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, जो विनय मोहन क्वात्रा हैं वर्तमान में इनको भारत के फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह इनको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है। अब बात करें ऑप्शन सी की तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया है, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बचता है डी। तो नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है, परमेश्वरन अय्यर को, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग, नीति की सबसे पहले नीति की जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बतला दूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो नीति है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत सी जो आपकी जो डिफेंस की एग्जाम होती है उनके अंदर फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे नीति लिख दिया, नीति के अंदर टी से क्या मीन है, फर्स्ट आई से क्या मीन है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिंदी में बात करें तो नीति आयोग की हिंदी में नाम फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। प्यारे विद्यार्थियों, इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह भी मैं बतला दूं, इससे पूर्व भारत के अंदर योजना आयोग काम करता था, तो योजना आयोग के स्थान के ऊपर नीति आयोग का गठन किया गया था। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने काम करना शुरू कर दिया था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली के अंदर है। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे संवैधानिक आयोग या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इनके बारे में पूछा जाता है, तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पे किया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और योजना आयोग लास्ट 31 दिसंबर 2014 तक काम करा था। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार योजना आयोग, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, वैसे ही योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। और योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष था उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो प्रथम उपाध्यक्ष है उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो 31 दिसंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। साथ ही साथ यह भी बतला दूं, ये जो योजना आयोग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, नीति आयोग की संरचना की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका एक होता है अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, और एक होता है उपाध्यक्ष, एक होता है सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो अभी हमने बात की है परमेश्वरन अय्यर की, और 5 होते हैं पूर्णकालीन सदस्य, और प्यारे विद्यार्थियों 4 होते हैं पदेन सदस्य। इस तरह से इसकी संरचना बनी हुई है। अब बात करते हैं अध्यक्ष की, नीति आयोग के अध्यक्ष की। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, वैसे ही नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष भी और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं, क्योंकि दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी उपाध्यक्ष का अपॉइंटमेंट कुछ दिनों पहले ही हुआ है, तो वो है आपके सुमन के बेरी।
और सुमन के बेरी अभी वर्तमान में अगर प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो नाम था अरविंद पनगडिया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर बात करेंगे सीईओ की, जो आज के क्वेश्चन की हेडलाइन थी, नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो प्यारे विद्यार्थियों परमेश्वरन अय्यर हैं जो नीति आयोग के क्या हैं, सीईओ हैं। और प्रथम सीईओ की बात करेंगे तो सिंधु श्री खुल्लर थी। और परमेश्वरन अय्यर ने किन का स्थान लिया है, तो अमिताभ कांत का स्थान लिया। अमिताभ कांत को जो G20 सम्मेलन होने वाला है 2023 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसका शेरपा बना दिया गया है। तो अमिताभ कांत की जगह परमेश्वरन अय्यर को अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। वर्ष 2022 की रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम कौन सी है। आपसे पूछा गया है कि जो 2022 के अंदर जो रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, इसकी विजेता टीम कौन सी है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है सौराष्ट्र, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है दिल्ली। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों ये बतला दूं कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। एक तो ये याद रखना है। दूसरी बात, अगर मैं विजेताओं की बात करूं तो रणजी ट्रॉफी की जो विजेता टीम है वो है आपकी मध्य प्रदेश की टीम। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2022 के अंदर रणजी ट्रॉफी के फाइनल के अंदर मध्य प्रदेश ने 41 बार की जो चैंपियन है कौन सी, मुंबई टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। हालांकि मध्य प्रदेश की टीम है 2014 में फाइनल में गई थी, उसके बाद 2022 के अंदर फाइनल में गई है, लेकिन पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। 41 बार की चैंपियन है आपकी मुंबई को हराकर, और पिछली बार की चैंपियन थी आपकी सौराष्ट्र। आगे रणजी के बारे में देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक तो इसका संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। जो पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया गया था वर्ष 1934 के अंदर, यानी पहली बार रणजी ट्रॉफी कब खेली गई थी, 1934 के अंदर। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 के अंदर। इसका मुख्यालय स्थित है आपके वानखेड़ा स्टेडियम, चर्चगेट, मुंबई के अंदर। और प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो फाइनल मैच है, रणजी ट्रॉफी का जो फाइनल मैच है वो चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर खेला गया था। यह भी आपको हाईलाइट कर दिया है मैंने, यह भी आपको याद रखना है कि चेन्नई जो रणजी ट्रॉफी का फाइनल कहां पे खेला गया था, तो आपके चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया था। मध्य प्रदेश की जो क्रिकेट टीम है इसके कप्तान थे आदित्य श्रीवास्तव, और जो मुंबई की जो टीम थी उसके कप्तान थे आपके पृथ्वी शॉ है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के साथ लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने अभी तक हमारी जो क्लास है इसको लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित अन्य ट्रॉफियाँ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस एग्जामों के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो क्रिकेट से संबंधित जो ट्रॉफी हैं उसमें है आपकी दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, बीसीसीआई कॉर्पोरेट ट्रॉफी। प्यारे विद्यार्थी, ये कुछ टूर्नामेंट है, घरेलू टूर्नामेंट है, यानी रणजी ट्रॉफी की तरह ये जो दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे, देवधर, ईरानी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, बीसीसीआई कॉर्पोरेट ट्रॉफी, ये सब के सब भारत के जो घरेलू टूर्नामेंटों की ट्रॉफियां और क्रिकेट से संबंधित हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आज की क्लास के लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहो तो वो है आपका रैंकर्स नोट्स 1। इसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 है, टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2022 के अंदर पुरुष एकल का विजेता कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राफेल नडाल, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है डेनिल मेदवेदेव, या ऑप्शन डी है मैक्स परसेल। प्यारे विद्यार्थियों, जो विंबलडन ओपन 2022 की बात कर रहा हूं, ये टेनिस ग्रैंड स्लैम है।
टेनिस का एक टूर्नामेंट है। और टेनिस के अंदर भारत दुनिया का सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में आता है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। इनके जो 2022 में टूर्नामेंट हुए हैं उनके मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाल दिया, हमारे चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, इन ग्रैंड स्लैम से आपकी जो रेलवे की एग्जाम है, डिफेंस की एग्जाम है, एसएससी की एग्जाम है, जो और जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होती हैं उनके अंदर पक्का एक क्वेश्चन आता है। तो मिस नहीं करना है, आपको वो वीडियो भी देखना है और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, जो विंबलडन ओपन 2022 हुआ है इसका जो विजेता है वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन बी। अब आपको जो विंबलडन ओपन 2022 हुआ है इसके अंदर जो ओपन होता है उसके अंदर 5 तरह के टूर्नामेंट होते हैं, जैसे मेंस सिंगल, वोमेन सिंगल, मेंस डबल, वोमेन्स डबल और मिक्स्ड डबल्स। इस तरह से 5 टूर्नामेंट होते हैं। तो वर्ष 2022 के अंदर जो विंबलडन ओपन हुआ है उसके विजेताओं के बारे में मैं आपको बतला दूं। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष एकल की। तो पुरुष एकल की बात करेंगे तो पुरुष एकल के अंदर जो विजेता रहे हैं आपके, जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। तो पुरुष एकल के जो विजेता कौन है आपके, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने फाइनल मैच के अंदर आपके ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराया था। नेक्स्ट बात करते हैं महिला एकल की। प्यारे विद्यार्थियों, महिला एकल के अंदर विजेता है आपकी एलिना रिबाकिना। कौन है? एलिना रिबाकिना, जो कि आपकी कजाकिस्तान की रहने वाली है। उपविजेता की बात करें तो उपविजेता है आपकी ऑन्स जव्योर, जो कि ट्यूनीशिया की रहने वाली हैं। पुरुष युगल की खिताब की बात करेंगे तो विजेता रहे हैं मैथ्यू एबडेन और मैक्स पर्सेल, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। महिला युगल की आपसे मैं बात करूं तो इसकी विजेता है केट्रीना शिनियाकोव और बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि आपके चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। और मिश्रित युगल की बात करूं तो डेसिरे क्रोविज, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, और नील स्कुब्सकी, जो कि ब्रिटेन की रहने वाली हैं। ये आपके जो विंबलडन ओपन 2022 हुए हैं उसके विजेताओं की सूची है। स्क्रीनशॉट ले लेना, काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों सभी एग्जाम्स के लिए। आपने अभी तक न तो वीडियो को लाइक किया है न ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मीरा कुमार, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी है प्रतिभा पाटिल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों मीरा कुमार से। प्यारे विद्यार्थियों, मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर है। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर है। इन्होंने रामनाथ कोविंद के सामने प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा था, हालांकि हार गई थी 2017 के अंदर। फिर बात करते हैं इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी भारत की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। नोट कर लेना, फर्स्ट और लास्ट इंदिरा गांधी पीएम बनी है महिलाओं के अंदर, तो इंदिरा गांधी पीएम है। और सबसे पहले अगर महिला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो श्रीलंका की बनी थी भंडारके जी। फिर बात करेंगे ऑप्शन डी की, तो प्रतिभा पाटिल की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रतिभा पाटिल देश की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं। और लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति पूछा, आदिवासी महिला राष्ट्रपति आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। प्यारे विद्यार्थियों, 18 जुलाई को ही जो आपके भारत के जो 16वें राष्ट्रपति का इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं और 21 जुलाई को रिजल्ट आया है। तो जो इलेक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले जो वोटर्स हैं, आपको मैं वो बतला दूं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आपके आर्टिकल 54 में दे रखा है। एक तो आपको यह नोट कर लेना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन के जो वोटर्स हैं वो बतला दूं मैं आपको जल्दी से। लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी संख्या है 543। अगर कुल की बात करूं तो उनकी संख्या 545, लेकिन 543 ही भाग लेते हैं, 2 मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। अब बात करेंगे राज्यसभा से, तो राज्यसभा से जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या है 233
और जो मनोनीत हैं उनकी संख्या है 12, वो भाग नहीं लेते हैं। कुल सदस्य राज्यसभा के कितने हैं? 245, लेकिन इलेक्शन में कितने भाग लेते हैं? 233। तो संसद के समस्त निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है आपकी? 776। 543 लोकसभा से आते हैं और 233 राज्यसभा से आते हैं। नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर संसद के अलावा जो आपके 28 राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के भी सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और जो राज्य विधानसभा में उनके भी निर्वाचित सदस्य, जिनकी संख्या आज की डेट में कितनी है? 3933। साथ ही साथ जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली की विधानसभा की सीटों की संख्या देखो, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो दिल्ली के सदस्य वर्तमान में 70 हैं और ये आपके पुदुचेरी के सदस्यों की संख्या है आपकी 30। तो कुल हो जाते हैं आपके 100 सदस्य भाग लेते हैं। तो कुल संख्या हो गई आपकी 4033, यानी विधायकों की संख्या हो जाती है 4033 और सांसदों की संख्या हो जाती है 776। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कुल भाग लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 4809। हालांकि प्यारे विद्यार्थियों, मैंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल 54 है और 55 है उससे रिलेटेड जो परीक्षा में क्या पूछा जाता है वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दिया है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो विशेषता याद रखना, लोकसभा से भाग लेते हैं 776, राज्यसभा की विधानसभा से भाग लेते हैं 4033 और राज्य विधानसभाओं और लोकसभा संसद दोनों की बात करेंगे तो कुल 4809 सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर भाग लेते हैं निर्वाचन मंडल के अंदर। अब बात करते हैं थोड़ी सी द्रौपदी मुर्मू की भी बात कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला एवं 16वीं राष्ट्रपति बनी है, यानी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है, दूसरी हो गई तो प्रथम कौन हो गई? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन आदिवासी की बात करेंगे तो प्रथम आदिवासी महिला है और भारत की 16वीं राष्ट्रपति है। भारत की, प्यारे विद्यार्थियों देखो, 16वीं राष्ट्रपति है, लेकिन व्यक्तिगत क्रम की बात करेंगे तो 15वीं राष्ट्रपति हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या चक्कर है 15वीं 16वीं का? तो याद रखना, आपके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने अपने 2 टेन्योर पूरे किए थे, इसलिए व्यक्तिगत क्रम हमेशा एक डाउन चलेगा। व्यक्तिगत क्रम में द्रौपदी मुर्मू का सीरियल नंबर है 15 और वैसे हो जाएगा आपका 16, लेकिन महिलाओं की बात करेंगे तो दूसरा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। आजादी के बाद जो 15 लोग राष्ट्रपति बने हैं उनमें आदिवासी समाज से एक भी राष्ट्रपति नहीं थे। तो जो 15वीं जो राष्ट्रपति बनी है वो कौन हो जाएगी? आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में बनने वाली राष्ट्रपति, तो यानी सबसे युवा राष्ट्रपति हो जाएगी, जो 64 वर्ष और 46 दिन की के अंदर भारत की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनती है। इससे पहले ये नाम नीलम संजीव रेड्डी के नाम था, वो 64 वर्ष और लगभग 7 महीने के थे। अब बात करते हैं इनके जन्म की। प्यारे विद्यार्थियों, द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1558 के अंदर आपके ओडिशा का जिला है मयूरभंज के अंदर इनका जन्म होता है। इनके थोड़े पॉलिटिकल कैरियर की मैं आपसे बात कर लूं तो 1997 के अंदर सबसे पहले रायरंगपुर एक नगर पंचायत है आपके ओडिशा राज्य के अंदर आती है, उनकी पार्षद चुनी गई थी। और प्यारे विद्यार्थियों, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि पार्षद से इन्होंने राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। 1997 के अंदर सबसे पहले इन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा था। फिर 2002 से लेके 2009 तक ये रायरंगपुर से ही 2 बार विधायक के लिए निर्वाचित की गई थी और भारतीय जनता पार्टी से ये बिलोंग करती हैं। 2007 के अंदर इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी सम्मान मिला हुआ, जो ओडिशा विधानसभा के अंदर दिया गया था, और उस सम्मान का नाम है नीलकंठ सम्मान, और ये ओडिशा विधानसभा के द्वारा दिया गया था। और प्यारे विद्यार्थियों, 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी बनी थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ आपके द्रौपदी मुर्मू से संबंधित फैक्ट हैं, वो मैंने बतला दिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काफी काम के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब तक प्यारे विद्यार्थियों भारत की 5 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, जिसमें पहला नाम आता है मनोहर होलकर, जिन्होंने 1967 में इलेक्शन लड़ा था। फिर लक्ष्मी सहगल, जिन्होंने 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम के सामने इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद आ जाती है प्रतिभा पाटिल, इन्होंने 2007 के अंदर
चुनाव लड़ा था भैरों सिंह शेखावत के सामने, और मीरा कुमार ने 2017 में रामनाथ कोविंद जी के सामने चुनाव लड़ा था, और द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने विपक्ष के जो यशवंत सिन्हा है उनके सामने इलेक्शन लड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 फरवरी, ऑप्शन बी है 8 मार्च, ऑप्शन सी है 14 जून एंड ऑप्शन डी है 28 जुलाई। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपसे मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे आगे के वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल रैंकर्स नोट्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो जैसे भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को भी आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स जीके और नवीन भर्तियों के बारे में अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। 2 फरवरी को तो आता है आपका वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 8 मार्च को आता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 14 जून को आता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस। और 28 जुलाई को आ जाएगा आपका विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। साथ ही साथ इसके बारे में स्पेशल बिंदु बतला दूं मैं, यह दिवस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा मनाया जाता है। यानी ये जो डे है किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया, सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर है इंटरनेशनल जो यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, IUCN की। तो इसकी स्थापना प्यारे विद्यार्थियों 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस के अंदर की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ग्लैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और जो वर्ष 2022 का जो दिवस है उसकी थीम क्या है? कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। क्या है? कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई से जो एकल उपयोग वाली जो प्लास्टिक है, यानी जो जिसको आप यूज एंड थ्रो वाली बोलते हो, उस प्लास्टिक के उपयोग के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। तो विशेषता याद रखना, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस आता है, GST दिवस आता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को GST की शुरुआत हुई थी। और 1 जुलाई से ही आपका एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग के भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे मुख्य करंट अफेयर्स और कुछ नवीन नियुक्तियां। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रैंकर्स नोट्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर इस क्लास की आप PDF प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो यहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन करके आप इस क्लास की PDF भी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे नए जोश, नए उत्साह के साथ, नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।